बहुत लोग कहते हैं कि मिस्टर संजय लीला भंसाली इज़ अ डिक्टेटर, बट मैं ये नहीं मानती। माता जी का रोल मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं ओल्डर किरदार, जैसे हर कोई कहता है कि यार यार क्या कर लोगे तो टाइपकास्ट हो जाओगी, हमारे यहाँ पे टाइपकास्ट भी बहुत हो जाते हैं। हाँ। फर्स्ट डायलॉग मेरा हुआ तो क्या बोलते हैं, आपकी मेहंदी जुल्फिकार साधा ना छुपा दे, ये लाइन भूल गई। मेरे लिए सबसे बड़े इंस्पिरेशनल टाइम था व्हेन आई वुड वॉच मनीषा कोइराला जी परफॉर्मिंग। ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। आई विल टेक दिस विद मी टिल आई एम एबल टू एक्ट एंड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और ऑन स्टेज, दैट this is the respect that you have to give your co-actor, that everybody has got the right to do brilliantly and everybody has got the right to mess up and you go along with the flow. I'm a trained actor and a trained actor is good for all mediums, so do not cage me, do not put me in a box that I'm a certain kind of actor. करेक्ट। अगर आप पैशनेट है एक्टर बनने के लिए तो प्लीज़ आइए, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आपको बहुत धक्के सहने पड़ेंगे अगर आपने अपना बैकग्राउंड वर्क नहीं किया। बहुत मेहनत का काम है, और जब हम दिल में बहुत सारे सीन करते हैं ना, रोने धोने के, आपका पूरा अंतरात्मा हिल जाती है, क्योंकि आप वो इमोशंस को प्ले करते हैं। आप घर जाकर भी सही नहीं रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके हार्मोन सारे हिल गए होते हैं। भेड़ चाल में ना चलें। जो भी ज़िंदगी में भेड़ चाल में चला है वो कहीं नहीं पहुंच पाया, बिकॉज आप अपने सपनों को दूसरों के हिसाब से देख रहे हैं। टुडे वी आर हैविंग समवन हु डज नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन। उनका जो फेस वैल्यू है, जो रिकॉल वैल्यू है, वही उनकी पहचान है। लेटली आजकल वो बहुत चर्चे में है बिकॉज ऑफ हीरा मंडी एंड द कैरेक्टर दैट शी हैज़ प्लेड इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ टॉक्स। वी आर टॉकिंग अबाउट none other than जयति भाटिया। नमस्ते। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। कैसे आप? बिल्कुल ठीक, बहुत खुश इस वक्त, क्योंकि हीरा मंडी बहुत पसंद की जा रही है और मेरे किरदार को तो बहुत प्यार मिल रहा है। फत्तो जो आपका कैरेक्टर है पत्तो, आई वुड वांट टू नो कि उसका कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग, बिहाइंड द सीन्स, हाउ वाज इट लाइक? यू नो, यू वर्किंग विद संजय लीला भंसाली, अ डायरेक्टर जिसके साथ सब लोग काम करना चाहते हैं, तो हाउ वाज इट वर्किंग विद मिस्टर भंसाली? इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर एनी एक्टर। और मैं कहूँगी कि 2 साल तक हीरा मंडी की कास्टिंग चल रही थी, पर किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा था। आई वॉज द लास्ट वन टू बी कास्ट। उनकी शूटिंग शुरू होने वाली थी और सत्तो कास्ट हो चुकी थी, फत्तो कास्ट नहीं हुई थी। तो क्योंकि वो बड़े इंटीग्रल कैरेक्टर्स हैं, अगर आप देखेंगे हीरा मंडी सीरीज़, तो कि ये दोनों ऐसी हैं जो आम आदमी की ज़ुबान बोलती हैं। वो कोर्टिजान्स नहीं हैं, वो तवाइफ़े नहीं हैं, फेल्ड तवाइफ़े हैं। उनको बेचारे को कोई कद्रदान नहीं मिला यंग टाइम पे, तो आज बेचारी किचन में काम कर रही हैं, लेकिन उनको अपनी जगह मालूम है। और ऐसा सर ने कहा था कि एजलेस हैं, मतलब वो 300 साल की भी हो सकती हैं और 50 साल की भी हो सकती हैं, बिकॉज़ उनके पास सारे राज हैं। जो हुजूर हैं उन सब के राज हैं उनके पास, अलग अलग हुजूरों के, क्योंकि सबके डर्टी वर्क इन दोनों ने किए हैं। तो जब मैं सेट पर गई तो मैंने जब ऑडिशन दिया, सेल्फ टेस्ट दिया था, तो मैंने सत्तो का एटीट्यूड लेकर और फत्तो का एटीट्यूड, फिर उसके बाद वापस सत्तो का एटीट्यूड लेकर, फिर फत्तो, ऐसे करके मैंने हर सीन के 2-2 ऑडिशंस दिए थे। फिर जब हमें मुझे कास्ट किया गया तो वहाँ पर भी जाकर उन्होंने मुझे बताया कि हमें अभी भी नहीं पता कि आप सत्तो करेंगे कि फत्तो। तो जब हम फाइनली सीन करने गए तो सर ने बोला आप सत्तो करिए, आप फत्तो करिए। तो मैंने कहा हाय हाय, इतने अच्छा काम करने के बाद, इतने साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद फत्तो, तो ऐसा मेरे दिल में आया था। बट देन इट इज़ मिस्टर संजय लीला भंसाली। फिर जब हमने सीन करना शुरू किया तो मुझे मैंने सर से जाकर बात की। बहुत लोग कहते हैं कि मिस्टर संजय लीला भंसाली इज़ अ डिक्टेटर, बट मैं ये नहीं मानती। उनका विज़न इतना क्लियर है कि वो अपने विज़न को अच्छी तरह से जानते हैं कैसे पुटअप करना, और उसके लिए ही कैन गो टू एनी ग्रेट लेंथ्स। चाहे वो एक जयति भाटिया की बात ही क्यों ना सुननी हो, एक सजेशन ही क्यों ना लेना हो कि सर क्या मैं इस किरदार को इस तरह से पेश कर सकती हूँ कि वो सत्तो से थोड़ी अलग है, शी हैज़ नॉट रिकनसाइल्ड टू हर फेट, उसके अंदर अभी भी फायर है और अभी भी वो समझती है कि मेरी कोई जगह है, क्योंकि वो नब्ज़ जानती है। वो चाहे वो चिल्ला चिल्ला के सबके पर्दाफाश कर सकती है, चाहे उसकी कोई ना सुने, लेकिन वो पर्दाफाश कर सकती है, ये उसको मालूम है।
तो क्या मैं सर ये इस तरह से इसको प्ले करूं? तो सर ने कहा कि चलिए देखिए इस सीन में करके देखिए, फिर देखते हैं। तो उस सीन में वो जो ये जो चंदा जैसी नार ना क्यों ना ये सौतन, वो जो वो नाच रही हैं और वो बुलाते हैं वो आकर बोलते हैं कि अंग्रेज़ आया है। तो वो पहला सीन था जिसमें जाकर मैंने अपना वो एटीट्यूड के शी कैन ऑलवेज टेक एवरीबडी, वो सबकी वो क्लास ले सकती है अगर चाहे तो, और मज़े लेती है सबके। तो उस एटीट्यूड से मैंने वो पूरा सीन किया और सर ने मुझे करने दिया। और उसके बाद सर ने जितने भी सीन किए, मिस्टर संजय लीला बंसाली इज सच अ फैबुलस डायरेक्टर दैट ही वो अपने सीन को, अपने सीरीज़ को, अपनी फिल्म को, अपनी कहानी को क्या वैल्यू दे सकते हैं और कौन उसे वैल्यू दे सकता है, उस हिसाब से शूट करते हैं। सो विजन उनका बिल्कुल क्लियर है, तो उन्होंने वैसे ही मुझे करने दिया और आज मुझे उनकी वजह से वाहवाही मिल रही है। Was it intimidating working with Mr. Bansali? शुरू में डेफिनेटली मैं तो हर डायरेक्टर से थोड़ा इंटिमिडेट हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले दिन जाकर ना मुझे बड़ी, ऑल्दो बीइंग एन एक्टर इन फॉर सो मेनी ईयर्स, लेकिन फिर भी मैं हर प्रोजेक्ट में बहुत हिली हुई रहती हूँ पहले 2 दिन, क्योंकि मुझे सही सुर पकड़ना होता है। मैं कैरेक्टराइजेशन पे बहुत काम करती हूँ, मैं बैकग्राउंड वर्क करके जाती हूँ अपने किरदार के ऊपर, चाहे कोई भी किरदार हो। तो फत्तों का भी मैं बैकग्राउंड वर्क करके गई थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं करके जा पाई थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं सत्तो कर रही हूँ कि फत्तो। लेकिन वंस आई वेंट एंड डिड द सीन, आई न्यू व्हाट आई वांटेड टू डू एंड व्हाट काइंड ऑफ बैकग्राउंड वर्क आई वांट टू डू, तो मैं करके गई। फिर जब पहला सीन वही सीन था जो हमारा सीरीज़ में भी पहला सीन है, कि मल्लिका जान लेटी हुई हैं और मैं उनके पाँव में मेहंदी लगा रही हूँ और कह रही हूँ कि मैं आपके मेहंदी में जुल्फ़िकार साहब का अक्षर छुपा दूँ, देखते हैं वो शाम को ढूंढ पाते हैं कि नहीं। तो वो पंजाबी में था, तो वो और जाकर मैं बड़ा तैयार होकर एकदम पूरी तरह से, ताकि आज की डेट में तो सारी लाइनें बोल के मैं सबको ऐसा इम्प्रेस कर दूं कि क्या ही बताऊं। एक तो मेरे सामने मल्लिका जान मनीषा कोइराला है, ऊपर से मेरे सामने डायरेक्टर मतलब संजय लीला भंसाली हैं, तो आई हैव टू रियली मेक अ मार्क। तो ऐसा मैं बड़ा सोच के गई, और पहला शॉट ही मुझे पता चला कि वो तो 1 शॉट है और सीन की शुरुआत मुझसे शुरू होगी, और मुझे मेहंदी भी लगानी है और मुझे डायलॉग भी बोलना है, और उस वक्त तक बोलना है जब तक वो कैमरा हटके मुझसे आगे, आई हैव टू टाइम इट दैट वे कि उतनी देर में जब से कैमरा शुरू होगा फिर मुझे हटके चला जाएगा, फिर somebody else will speak, then ऐसे करके जाएंगे। तो मैंने बोला अब क्या करें, करना तो पड़ेगा। रिहर्सल हुई, ये हुआ वो, मैं अपना डायलॉग बोलती रही। एक्शन हुआ, उसके ठीक पहले मनीषा जी आकर बैठी, उसके पहले उनकी जगह पे असिस्टेंट बैठी हुई थी, वो आकर बैठी, तो आई वाज मेस्मराइज। तो मेरा एक वो भी निकल गया कि ओह अच्छा ये तो मनीषा जी हैं, ओ माय गॉड कितनी अच्छी लग रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब फर्स्ट डायलॉग मेरा हुआ तो क्या बोलते हैं, आपकी मेहंदी जुल्फ़िकार सादा ना छुपा देंगे, लाइन भूल गई। I forgot my line. सर ने बोला कट इट, आप थिएटर से हैं, आप लाइन भूल गई। तो ये सुनते ही मुझे लगा कि मैं किसी तरह से ये जो है ना, ये धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं और मैं दिखूं ही ना, मैं आई क्यों यहाँ पर, ओफ क्या ही देखो आते सबके सामने, मेरी तो हो गई भत पिट गई। तो ये सब मैंने बड़ा अपने मन में अपने आप को बहुत डांटा, ये सब किया, परेशान हुई क्या करूं क्या नहीं करूं। इसके बाद सेटअप होने में फिर से 20 मिनट 25 मिनट लगे। बाय दैट टाइम आई सेड अब तुमने करा ली अपनी इंसल्ट, हो गया है तुम्हारा नज़र बट्टू, काला टीका तुमने अपने आप को लगा दिया ये रबिश सा एक टेक देकर। तो इसलिए नाउ यू बी द कैरेक्टर एंड जस्ट डू द सीन, बी इन द सीन। आपने अपने थिएटर में सीखा है कि सीन वर्क करना चाहिए, एक्टर नहीं। एक्टर तो तभी वर्क करेगा जब सीन वर्क करेगा। तो गो बैक टू योर बेसिक्स एंड परफॉर्म द कैरेक्टर and just do the scene honestly. Don't try to make a mark, don't try to impress anybody, it never works. Correct. In this movie, the entire movie, you've worked with a lot of actors. You know, usually it's a notion and it's a reality also in many cases that actors come with that celebrity baggage along with them, you know, on sets or wherever they go. How was your experience on that? I mean, you've worked with a lot of actors in this movie, right? So कैसा रहा experience और किससे काम करके आपको ऐसा लगा कि इनसे काम करके बड़ा मजा आया? आपने जो कहा कि actors coming with a lot of baggage, vanity. Yeah. Actors don't come with vanity and baggage. Stars come with vanity and baggage. So when we are on the set,
we are actors, and especially in front of Mr. Sanjay Leela Bhansali, everybody is doing their character because they are suitable for that character. Mallika Jan was suitable. Manisha Koirala ji was suitable for Mallika Jan. She got the part. Sonakshi was suitable for Faridan. She got the part. Aditi Rao Hedri was perfect for Bibo Jan. And I was perfect for Fatto. So that's why I got Fatto. So when you come on Mr. Sanjay Leela Bhansali set, you are living your character. It doesn't matter आप कुछ भी हैं. वहाँ पे सबसे बड़ा स्टार हमारे सेट पर जो है वो मिस्टर संजय लीला भंसाली है. He is the superstar of the set. So I would say कि everybody who was there, मेरे लिए सबसे बड़ा inspirational time था when I would watch मनीषा कोइराला जी performing and being with her every day 12 घंटे के लिए, उससे भी ज़्यादा. क्या बोलते हैं, वो कभी किरदार से बाहर नहीं निकलती थी, कभी भी नहीं. मैंने कभी उनको आलतू फालतू इधर उधर की बात करते हुए नहीं देखा. वो हमेशा अपने डायलॉग्स में रहती थी, अपने मूड में रहती थी, अपने जोन में रहती थी. कभी कभी जब हम लोग बहुत रिलैक्स हो गए, 6 महीना बीत गया, 7 महीना बीत गया, तब उनको लगा कि थोड़ा सा उनके हाथ में किरदार आ गया है और बहुत लंबा वक्फा हो जाता था एक शॉट से दूसरे शॉट के बीच में, तो कभी कभी वो कहती थी जयती जी मुझे हंसाइए ना, क्योंकि क्योंकि मैं बड़ी मुखर वैसे भी हूँ. तो ऐसे हम लोग बातचीत में मैं कुछ कुछ उनको एक्टिंग करके दिखाती रहती थी जो सेट पर हुआ होगा 3-4 महीने पहले. तो वो मैं कभी उनको करके दिखाती थी. तो शी यूज्ड टू लाफ. बट somebody, शी इज़ मनीषा कोइराला. शी हैज़ बीन देयर डन दैट. इस देश के नॉर्थ साउथ के जितने भी बॉलीवुड, कॉलीवुड, टॉलीवुड, जहाँ जितने भी आप उठ सकते हैं उनके सबसे बेस्ट डायरेक्टर्स का तो वो काम कर चुकी हैं. नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर, क्या नहीं जीता. जिंदगी के अनेक पड़ाव से गुजर चुकी हैं. शी इज़ अ कैंसर सर्वाइवर, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट टू सी हर ऑन स्टेज, ऑन सेट, ऑल क्लूड, ऑल फोकस्ड. एंड कभी ऐसा नहीं था कि हर बार किसी ना किसी से रीटेक होता ही था, लेकिन मैंने कभी उनके माथे पर शिकन नहीं देखी, अरे यार ये किसको मेरे सामने खड़ा कर दिए, इतने सारे रीटेक दे रहे हैं या बार बार वही करना पड़ रहा है. नेवर. वो अपना काम करती थी और वो हमें अपना काम करने देती थी. एंड इट वॉज अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट. ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी. आई विल टेक दिस विद मी टिल आई एम एबल टू एक्ट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और ऑन स्टेज, दैट this is the respect that you have to give your co-actor, that everybody has got the right to do brilliantly and everybody has got the right to mess up, and you go along with the flow. Correct. So this is about Hira Mandi, but you've worked in a lot of projects, है ना. बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम किया है, बहुत सारे डेली सोप्स में you were associated with a lot of shows. Your personal favorite, some project that is close to your heart, या आपको ऐसा लगा हो कि ये प्रोजेक्ट मेरे से, I mean nobody can take this off from Jayati Bhatia. मैं तो ये कहूँगी कि I'm so excited about my work. I'm so focused on my work, and I love living my characters. So I would say that any project that I've done, nobody can take that away from me. और हमेशा ये होता है कि जो ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो आपके हाथ में नहीं होता, जो आपने अभी तक नहीं किया होता, वो आपका फेवरेट कैरेक्टर होता है. हाँ. कि जो आपने कर लिया वो तो आपने उसको अपने बस में किया, आपने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, एंड यू ब्रॉट दैट कैरेक्टर टू लाइफ, एंड यू. और मुझे हमेशा ये मैं बात कहती हूँ कि जब भी मैं कोई किरदार करती हूँ, चाहे वो किसी भी मीडियम के लिए हो, उस किरदार के कुछ खूबियाँ, कुछ माइनस पॉइंट्स भी मैं अपनी ज़िंदगी में आगे लेकर चलती हूँ. वो बन जाते हैं मेरे साथ, मेरे अंदर ही आ जाते हैं. और कुछ अपनी चीज़ें, जयती की चीज़ें मैं उस किरदार के साथ छोड़ आती हूँ. सो आई थिंक इट इज़ विद एवरी पर्सन हु आर वेरी वेरी committed actors, who are consummate actors, performers, artists in true sense. It always happens कि the next project is their favorite project. Correct. हम कभी भी देखते हैं ना, तो बहुत सारे जो सोशल मीडिया पे आपका जो ससुराल सिमर का जो है वो फैन बेस अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अलाइव है. सो हाउ वाज इट, आई मीन हाउ वाज योर एक्सपीरियंस व्हाइल यू वर डूइंग इट, लाइक व्हाइल यू वर डूइंग ससुराल सिमर का, उस टाइम पे कैसे एक्सपीरियंस था? बिकॉज तभी सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था जितना आज. आई थिंक इंस्टाग्राम केम व्हेन इन 2012 or 13. मतलब I came on Instagram on in 2013, I think. One of my co-actors, Manish Rai Singhan, wonderful person. He was playing my क्या बोलते हैं grandson. He said, आप अभी तक Instagram पे नहीं हो?
मैं कहा नहीं नहीं यार, फेसबुक पे वही, मतलब मैं वही नहीं जाती। तो हमारे फर्स्ट फोटोग्राफ, इसलिए आप इंस्टाग्राम पे देखो तो हम दोनों ऐसे करके कुछ चश्मा पहन के ऐसे करके, बिकॉज ही टुक द फर्स्ट फोटोग्राफ एंड ही पुट इट अप, ही मेड माई अकाउंट। करेक्ट, अच्छा अच्छा। सो तो हाँ, तो ससुराल सिमर का आई वुड से कि मैं, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैंने 7 साल वो माता जी का किरदार जिया है, और ससुराल सिमर का 2 में 2 साल बड़ी माँ का किरदार भी जिया है। सो दैट हैज़ सीजन 1 एंड सीजन 2 बोथ वर हिट शोज। करेक्ट। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे अब ना ये वो बना लेना चाहिए अपना, आई शुड, कि मैं हर चीज़ को रिलेक्टेंटली जो चीज़ को अप्रोच करती हूँ ना, वही सुपर हिट हो जाता है, और उसी से मुझे सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है, और मुझे लगता है कि ये क्या हो रहा है यार, इस चीज़ को तो मैं करना भी नहीं चाहती थी। सिमिलरली माता जी का रोल मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं ओल्डर किरदार, जैसे हर कोई कहता है कि यार यार क्या कर लोगे तो टाइपकास्ट हो जाओगी, हमारे यहाँ पे टाइपकास्ट भी बहुत हो जाते हैं, हाँ, तो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। और बट चैनल पीपल वांटेड दैट, बिकॉज उन्होंने मुझे कहा कि वो दादी सा जैसा बड़ा कैरेक्टर बनाएंगे हम आपको, अम्मा जी जैसा बड़ा कैरेक्टर बनाएंगे। तो देन एक्टर तो एक्टर है, फेम का भूखा ही होता है, और अच्छे किरदार का भूखा होता है, और कौन सेंट्रल कैरेक्टर नहीं करना चाहता, क्योंकि ससुराल सिमर का में सिमर वॉज द हीरोइन, बट इफ देयर वाज नो माता जी देन देयर वाज नो ससुराल। सो और मुझे हमेशा वो किरदार करने की हमेशा लालसा रहती, इच्छा रहती है, जिसकी कोई जर्नी हो, वो शुरू से लेकर आखिर तक अगर वो कैरेक्टर वैसा ही रह जाए, फिर तो उसका कोई मज़ा नहीं है। तो माता जी का ये किरदार था कि शी वॉज अ वेरी ट्रेडिशनल पर्सन, ऑर्थोडॉक्स पर्सन, जो बच्चों के साथ एज द टाइम चेंजेस और जैसे जैसे लीप्स आते जाते हैं, शी बिकम्स टूडेज पर्सन। वो क्या बोलते हैं, अपनी अपनी मिठाई की दुकान तो चलाती थी, लेकिन फिर टेक्नोलॉजी के थ्रू चलाना शुरू किया, चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू किया, एज अ डांसर वाइफ को एक्सेप्ट करना शुरू किया, उसको क्या बोलते हैं बिजनेस में डाला, तो माइंड ओपन होता गया। सो थ्रू अस, इफ वी कैन ओपन अ फ्यू माइंड्स of the women, empower women by giving a bitter pill in a sweetened कोट करके अगर हम दे सकें, तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज दैट इज़ वॉट मीडिया इज़ ऑल अबाउट। वी मस्ट, हम आईने हैं, वी आर अ मिरर्स टू द सोसाइटी, एंड सो वी हैव टू टेल पीपल दैट दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ राइट। ये हमारी कहीं ना कहीं मॉरल ऑब्लिगेशन है। तो मुझे हमेशा लगता है कि अगर मैं अच्छा किरदार कर रही हूँ, नेगेटिव किरदार कर रही हूँ, तो उतना नेगेटिव करूँ कि लोग कहें भाई ऐसा तो नहीं बनना है, और अच्छा किरदार करूं तो लोग एम्यूलेट करने की कोशिश करें। सो माता जी मैं बनी नहीं, माता जी लोगों ने मुझे बना दिया। आई वुड गेट डाउन फ्रॉम, 1 महीने के बाद व्हेन आई वुड गेट डाउन फ्रॉम द कार, गुड मॉर्निंग माता जी, कैसी है माता जी, आइए माता जी। लोग अपने प्रॉब्लम्स लेकर मेरे पास आते थे लाइट में, आपको पता ही इन्होंने मुझे ऐसे कहा, आप डांट दो इसे, मैंने बोला था। तो मैं बोलती थी मैं क्यों डांटूं, पहले पहले मुझे लगता था मेरे को क्या पड़ी है तुम लोगों को डांटने की, बट देन आई रियलाइज कि ये हक है उनका, दैट्स हाउ दे हैव स्टार्टेड सीइंग मी। So yes, I became Mataji to everybody, and I'm very happy when people call me Mataji. आंटी बुलाते हैं तो मुझे बुरा लगता है, माताजी बुलाते हैं तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। उसी सेट पर दीपिका कक्कर इब्राहिम और शोएब इब्राहिम, आई मीन दे आर हैप्पीली मैरिड नाउ, दे हैव अ ब्यूटीफुल सन रूहान. So how was your experience working with Deepika and Shoaib, I mean, on set? It was beautiful. It was wonderful. In the beginning, we were very very close. And क्या बोलते हैं, ऐसा एक वक्त था जहाँ पर अगर मैं क्योंकि शोएब अपनी फैमिली छोड़कर आया था, वो ही इज़ फ्रॉम भोपाल, और वो आया था, and he looked so vulnerable that I wanted, just जैसे मैंने कहा कि धीरे धीरे मैं माता जी बनती चली गई, एंड उसकी एंट्री कुछ 1 महीने के बाद थी। ही एंटर्ड इन मे, वी स्टार्टेड बट 15 दिन के बाद आफ्टर आवर शूट। सो प्रेम की एंट्री ऐसी हुई है ना, तो एंड आई स्टार्टेड बिकमिंग वेरी वेरी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स हिम। तो ऐसा एक वक्त था जहाँ पे हम पहला कौर एक दूसरे को खिलाते थे, फिर हम बाकी का खाना खाते थे। तो एंड आई सी देम ब्लॉसमिंग टुगेदर, कमिंग क्लोज टू ईच अदर विद ऑल द हाइज एंड लोज दैट दे वेंट थ्रू। एंड पर मेरी बॉन्डिंग सिमर के साथ तो थी ऑन स्क्रीन, इतनी बढ़िया थी कि कभी कभी ऐसा होता था मैं प्ले के लिए जाती थी या वो उसकी छुट्टी होती थी, हम ड्यूब के साथ काम करते थे, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़िया हो गई थी दीपिका की और मेरी, कि वो कहती थी नहीं नहीं माता जी ऐसा नहीं करेंगी, माता जी इस वक्त मेरा हाथ पकड़ेंगी और मेरे सर पे हाथ रखेंगी। तो अगर आप सोचो तो लगेगा इतनी प्रेडिक्टेबल एक्टिंग, लेकिन दिस इज ऑल्सो द बॉन्डिंग। दिस हाउ मेरी मदर तो मुझे हमेशा ही मतलब पकड़ के सुबह इन द मॉर्निंग आदू बादू करती थी, वही सेम चीज़ बोलती थी कि मेरी शुन मिष्टी शुना शुट्टू शुना, तो वो प्रेडिक्टेबल थोड़ी ना हो गया, वो तो तरीका है कि इंसान का आपके साथ बिहेव करने का। सो और जब वो नहीं होती थी मैं बोलती थी नहीं नहीं मुझे नहीं लगता कि क्या बोलते वो ये वॉक लेगी, शी विल नॉट डू दिस और शी विल नॉट शाउट एट मी,
शी इज़ दैट, वो एक अपने दायरे में रहते वो मुझसे बात करेगी लेकिन अपनी बात कह जाएगी। तो परफॉर्मेंस लेवल पर भी हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग थी, इतनी बढ़िया हमारी केमिस्ट्री है। मुझे नहीं लगता कि प्रेम सिमर की इतनी ज़्यादा केमिस्ट्री थी जितनी माता जी सिमर की केमिस्ट्री थी। तो एंड इन ससुराल सिमर का 2, I think we became very very close to each other. She came for 2 months 3 months Yeah. to set up the show. Yeah. And इतनी पिछले 4-5 साल की बातें, क्योंकि she had done Big Boss by that time, she Yeah. got married by that time, उसका YouTube चैनल मतलब कोविड had happened at that point of time, वो सब 3-4 साल की जो बातें थी वो हमने 2 महीना, अच्छा हमें किसी ने सेट पर कहा, दीपिका को कहा कि आप तो बहुत बोलती हैं, शी जस्ट लुक्ड एट मी, क्योंकि ससुराल सिमर का में ये था कि वो इतना बोलती नहीं थी लेकिन क्योंकि उसको मुझे इतनी सारी स्टोरी बतानी थी और लिमिटेड टाइम में बतानी थी, तो वो हम लोग इतना बातें करते थे। एंड इवन नाउ शी ऑलवेज wants to find out after my mother has left that how am I doing, वो कुछ दिन बाद मेरी टो लेती रहती है। अच्छा, हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। हम ये बात कर रहे थे बॉन्ड की। सो दीज डेज वी सी दैट यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट द बॉन्ड बिटवीन पीपल, और जो कनेक्शन होता है, जो पुराने ज़मानों में हमको कनेक्शन मिलता है, वेदर इट्स अ फादर डॉटर रिलेशनशिप, वेदर इट्स अ मदर सन रिलेशनशिप, वट एवर, लाइक यू नो, जो ऑर्गेनिक बॉन्ड्स हैं हमारे, जो हम खुद नहीं बनाते, जो ऑर्गेनिक है, उसमें भी कहीं ना कहीं देर इज़ अ लॉट ऑफ चेंज दैट वी सी इन द करंट जनरेशन. So, what is your take on that? What is your observation on that? Is that something that we, the current generation, are missing on, or how was it like? Something that our parents have passed, or probably we are missing to pass on? देखिए, आई डोंट हैव एनी चिल्ड्रन बाय चॉइस, लेकिन मैं अपने फ्रेंड्स को देखती हूँ, अपने नेफ्यू नीसेस को देखती हूँ, या फिर मेरे जनरेशन, आई थिंक हमारा ट्रांजिशनल जनरेशन है। ये सभी जानते हैं दैट पीपल हु आर बोर्न इन 70s 80s आर अ ट्रांजिशनल, उन्होंने ओल्ड वर्ल्ड भी देखा है और नई टेक्नोलॉजी को आते हुए भी देखा है, ज़िंदगी को चेंज होते हुए देखा है, दुनिया को ग्लोबल विलेज होते हुए भी हमारे माइंड्स को क्लोज होते हुए देखा है ना। हमें इतने दुनिया के बारे में पता नहीं था, हम लोग न्यूज़ में देखते थे, हम न्यूज़पेपर में पढ़ते थे, या कभी कोई चला जाता था तो हम पहले क्या था, बाहर जाते थे तो कोई चीज़ गिफ्ट लाने में कितनी एक्साइटमेंट होती थी, क्योंकि वो इंडिया में मिलता नहीं था। Correct. अभी हर जगह हर चीज़ मिलती है, हर मॉल एक जैसा है, एवरीथिंग यू गेटिंग हियर। तो आपको जब हम बाहर जाते हैं ना, तो आपको सोचना पड़ता है कि क्या लेकर जाऊं। अभी मैं किसी बच्चे के लिए गिफ्ट लेकर जाने का सोचती हूँ तो मैं बोलती हूँ सब तो है, मैं क्या दूँ। Correct. तो जब मुझे याद है मेरे बर्थडे पर मैं जब 12 साल की थी, मैंने एक बार माँ से जिद की कि मैं भी अपना बर्थडे मनाऊंगी सबके साथ, सब लोग मेरे घर में आकर पार्टी करेंगे, मैं भी केक काटूंगी, क्योंकि हम लोग वो स्कूल में अपना पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, 2 टॉफ़ी और एक स्केल, है ना, यही हम गिफ्ट में देते थे और यही हमें गिफ्ट में मिलता था। Correct. और एक कैंटीन में ले जाकर आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं उनको आप एक छोले भटूरे और एक कैंपा कोला है ना पिला देते थे, दैट वाज द ट्रीट। Yeah. अब तो खैर डिफरेंट चीज़ें हो गई हैं, लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब इट्स लाइक लैविश, It's evolved, है ना, एवरीथिंग इज बिकमिंग बिगर, आई डोंट नो इफ इट्स बिकमिंग बेटर बट डेफिनेटली बिकमिंग बिगर। तो लेकिन अब तो मेरे बर्थडे जब मैंने ऐसे जिद की तो मेरे घर में मेरा बर्थडे माँ ने मनाया, अपने कुछ हमारे जो जानकार हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स, वो लोग आए और मुझे 4 चाइनीज़ चेकर मिले। एक चाइनीज चेकर, एक गेम हुआ करता था, तो एवरीबॉडी गॉट मी चाइनीज चेकर, आई डिडंट नो व्हाट टू डू विद देम। और मुझे गिफ्ट खोलना था, मुझे गिफ्ट खोलना अभी भी बहुत पसंद है, आई रियली रियली लाइक। और मैं बड़े तरीके से खोलते, ऐसे फाड़ फूड़ नहीं देती, क्योंकि क्या बोलते हैं, मुझे आई वांट टू रेस्पेक्ट दैट गिफ्ट ट्रैप आल्सो जो मुझे किसी ने दिया है, क्योंकि वो भी प्यार से, चाहे आर्ची से करा के लाए हो, कहीं से भी करा के लाए हो, आई डोंट नो शॉप, लेकिन वो they have made it, given that time, तो मुझे वो अच्छा लगता है। आई लव, मुझे गिफ्ट्स बहुत पसंद है। तो लेकिन मुझे अब मैं किसी के लिए जाती हूँ तो मुझे बहुत सोचना पड़ता है कि कोई किसी का बेबी होता है, किसी के, आई डोंट नो व्हाट टू गिव, बिकॉज एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड, एवरीथिंग पहले से ही हो चुका होता है। Correct. So that I think that love that you want to give or that appreciation that you want to show, वो शायद थोड़ा मिसिंग है। प्लस आजकल मैंने मदर पेरेंट्स को देखा है, बच्चे तो आजकल मोबाइल फोन पर बड़े हो रहे हैं। हाँ, अग्री। सभी वो, आई डोंट नो इफ आई कैन टेक द नेम, वो चूचू टीवी है और क्या टीवी और ये टीवी है, वो टीवी, वो चला देते हैं, बच्चे वही देखते रहते हैं। हमारे टाइम पे तो ये सब नहीं था, हमारी माँ तो गाना गा के हमको खाना खिलाती थी, है ना। पीपल मे बी डोंट हैव टाइम नाउ, और क्या बोलते हैं, ऑल्सो एक तरफ से आप सोचे तो विमेन एम्पावरमेंट है, तो विमेन आर ऑल्सो वर्किंग, बिकॉज आजकल एक बंदे के कमाई पे खर्च नहीं चलता, सो विमेन हैव टू गो आउट एंड वर्क, बट दे हैव टू ऑल्सो सी द सोशल लाइफ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सब
यू नो इट्स टू ईच हिज ओन. अब तो मुझे लगता है एक नया मैंने आज अभी 2-3 दिन से मैं इंस्टाग्राम पे देख रही हूँ कि बच्चों को खिलौने दो, फोन मत दो. एक नया कुछ इनिशिएटिव मैं देख रही हूँ, बड़े सारे वीडियोस बन रहे हैं. और मैं ये रोज सोचती थी कि मतलब बच्चे आजकल डिसाइड करते हैं कि आपको क्या मोबाइल फोन लेना है. i14, i15, i13 सबको मालूम है बच्चों को. मैथ्स में क्या करना वो मालूम नहीं है. मैथ्स में मुझे भी मालूम नहीं था, लेकिन बाकी स्कूल में मेरे तो 8 आए थे एक बार 100 में से. तो क्या बोलते हैं, तो इसीलिए बट आई एम जस्ट सेइंग कि पढ़ाई में क्या करना है उसमें ध्यान नहीं है, लेकिन बाकी सब चीज़ों में बड़ा ध्यान है. तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं मटेरियल तो आ गया है. टेक्नोलॉजी is helping us move forward in life, but it's definitely moving backwards when it comes to human touch and human people. Yeah, agree. You have worked in television for such a long period, you know, एक आपका golden period television पे गया, and now that you have transitioned to OTT, and again, I mean, you'll be exploring other opportunities. What is the difference? I mean, what is the key difference between, or is there any difference between television and the OTT platform, the reach or recognition? कुछ difference है आपको लगता है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि व्हेन पीपल, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं आप टेलीविज़न एक्टर हैं. वो टेलीविज़न एक्टर को लिया मिस्टर भंसाली ने. अच्छा, वो टेलीविज़न एक्टर्स को, तो भाई हम एक्टर हैं. अभी आप इंजीनियर को ये तो नहीं ना कहते हैं कि भाई क्या बोलते हैं कि वो ये इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर. ऑल दैट आई एम सेइंग यस डेफिनेटली. लेकिन एक्टर्स आर एक्टर्स, दे आर सपोज टू वर्क इन ऑल द मीडियम, एंड आई एम अ प्रोफेशनल एक्टर. तो जब तक मुझे फिल्मों में और OTT में काम नहीं मिलेगा तो मैं घर बैठकर थोड़ी ना मतलब अपना सर पीट रही होंगी. तो आई नीड टू रन माई हाउस, आई नीड टू वर्क. इट्स अ प्रोफेशन. मैं इसको प्रोफेशन बना के हूँ, इसलिए मैंने 4 साल थिएटर ट्रेनिंग ली है ताकि मैं इसको अपना प्रोफेशन बना सकूँ. मैं मुंह उठाकर नहीं आ गई हूँ मुंबई के क्या बोलते हैं कि मैं एक्टर बनना चाहती हूँ या मुझे टीवी में अपने आप को देखना है या फिल्मों में अपने आप को देखना है. पैशन है, लेकिन आई एम अ ट्रेन्ड एक्टर, एंड अ ट्रेन्ड एक्टर इज good for all mediums. So do not cage me, do not put me in a box that I'm a certain kind of actor. Correct. So इसीलिए तो अपने आप को दूसरे हर मीडियम के हिसाब से अपने आप को ढालना वो मेरा काम है. वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए. वो आप डिसाइड मत करो कि मैं अपने आप को ढाल पाऊंगी कि नहीं ढाल पाऊंगी. अगर मैं आपके किरदार में फिट बैठती हूँ तो प्लीज़ मुझे काम दीजिए, मुझे नए किरदारों को मतलब जिंदा करने का मौका दीजिए. तो क्या बोलते, तो इसीलिए मीडियम इज़ ऑल फाइन. टेलीविज़न में OTT में सिर्फ टेलीविज़न में क्या है, सोप ऑपेराज होते हैं. हमने उस टाइम पे भी काम किया है जब वीकलीज होते थे और 104 एपिसोड होते थे या कुछ एपिसोड होते थे या कोई एक बेस्ट सेलर्स होता था. रिश्ते एक टाइम पर आता था टीवी पर, एक्सोन. तो व्हाट दे वर बाउंड स्क्रिप्ट्स. आपकी कहानी शुरू होती है और ख़त्म होती है, कहानी ख़त्म होती है. डेली सोप में जब तक शो चलता जाता है आप उसको उफानते रहते हैं, आप सोप बनाते रहते हैं, कहानी आगे बढ़ती जाती है. ठीक है, तो वहाँ पर नेचुरली आपको पता नहीं चलता कि आज आपका किरदार कभी बहुत अच्छा है, कभी पता नहीं सडनली वैम्प हो गया है, सडनली कुछ और कर रहा है, और फिर उधर करते करते फिर तो हम जब लास्ट रिजॉर्ट हमारा सुपरनैचुरल होता है. बिकॉज यू डू अंडरस्टैंड. सो टेलीविजन इज लाइक दैट बिकॉज देयर इज नो मुकम्मल कहानी नहीं होती. OTT प्लेटफॉर्म्स में, फिल्म में आपको इसीलिए अपना ग्राफ बनाने का मौका मिलता है क्योंकि वहाँ पे बिगनिंग एंड एंड है. फिर सेकंड सीजन दैट इज अनदर थिंग, वो अलग बात है. Correct. लेकिन उस एक सीरीज की, उस 8 एपिसोड की या 6 एपिसोड की या 15 एपिसोड की एक शुरू से लेकर आखिर तक कहानी होती है. इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे जो आज की इंडियन ऑडियंस है वो बहुत टर्की शोज देख रही है, वो बहुत पाकिस्तानी शोज देखती हैं. वो क्यों देखती हो, कहते हो हमें बोलते हैं आपकी कहानियां तो ऐसी इतनी बोरिंग होती है, वो देखो कितना अच्छा है. अरे भाई, उनकी 13 एपिसोड की कहानी है, उनकी 36 एपिसोड की कहानी है. तो उनका बिगिनिंग और एंड है, उनको पता है उन्होंने कहाँ से शुरू करना है, उनके किरदार को कहाँ लेकर जाना और कहाँ ख़त्म करना है. अगर हम डेली सोप करते हैं तो उसकी कोई कहानी के आपका TRP पे डिपेंड करता है. करेक्ट. कि आपकी कहानी कब ख़त्म होगी और कैसे ख़त्म होगी. अचानक आपको बोल दिया जाता है कि 4 दिन के बाद दिस शो इज़ गोइंग ऑफ एयर, तो उसको जैसे तैसे आपको ख़त्म करना है. तो हम भी ऐसे रह जाते हैं तो ऐसे ख़त्म कर देंगे इसको. तो हाँ, ऐसे ही ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि दे आर स्टॉपिंग द शो. तो दैट इज़ नॉट इन आवर हैंड्स. सो दैट इज द मोमेंट देयर इज़ एक जैसे नॉवल आपको पढ़ के क्यों अच्छा लगता है ना. आपको नॉवल पढ़ के अच्छा लगता है क्योंकि एक कहानी है उसके अंदर, किरदार का एक ग्राफ है. सिमिलरली जब आपकी कहानी एकदम बिगिनिंग एंड होगी, आपको ग्राफ बनेगा, आपको डायरेक्टर को पता है क्या करना है, एक्टर्स को पता है क्या करना है, टीम को पता है क्या करना है, देन इट विल बी अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट. सो टेलीविजन में वो पॉसिबिलिटी नहीं है इफ़ इट इज़ अ डेली सोप.
जैसे आजकल वापस लिमिटेड सीरीज आने शुरू करने वाले हैं वो लोग. अच्छा. हाँ, विच आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट, बिकॉज मुझे पता है मैं 6 महीना कमाल का काम करूंगी, लेकिन अच्छा काम करूंगी. करेक्ट. जैसे हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले भी, सोशल मीडिया हैज़ टेकन ओवर. लाइक एक्टर्स आर ऑल्सो एट टाइम्स सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम द कंटेंट दैट दे पुट और द नंबर ऑफ फॉलोअर्स, और ये सारी चीज़ें हैं. काफ़ी बार अभी मतलब ये ट्रेंड भी स्टार्ट हो गया है दैट पीपल हैव स्टार्टेड कास्टिंग people who have good numbers on social media. Acting is not the priority. I'm not generalizing this, but in most of the cases, I mean, we have seen this. ये सारी चीज़ों को भी consider किया जा रहा है. So, what is your say on that? I mean, like एक acting हो गया, एक influencing हो गया. So, what is your say on that? जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया पर अब हम वैलिडेशन मांग रहे हैं. बहुत लोग, बहुत. है ना, लोग दे कमिटिंग सुइसाइड, Yes. दे आर गोइंग टू डिप्रेशन. Correct. मैंने एक ब्लैक मिरर एक शो आता था नेटफ्लिक्स पे, उसमें एक कहानी थी उसमें जहाँ पर वो लड़की पागल हो जाती है क्योंकि उसके स्टार्स कम हो रहे हैं, 4.75 4.5. वो एक शादी में इसीलिए क्या बोलते हैं इनवाइट की जाएगी अगर उसके सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टार्स उसको मिले, पॉइंट्स मिले तो. एंड शी इज गोइंग कम्प्लीटली बज़र्ग. वो पागल क्या क्या नहीं कर रही है उस चीज़ के लिए. वो हमारी विडम्बना है आज की डेट की, है ना. वो इतनी बढ़िया कहानी, जिस दिन वो छोड़ देती है ना और वो कहती है कि भाड़ में गया यार, मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मुझे लोग किस नज़र से देख रहे हैं उस पर थोड़ी ना डिपेंड करूँगी मैं. Agree. तो मैं तो उस जनरेशन की हूँ जहाँ पर मैं अपनी नज़र से अपने आप को देखती हूँ. मैंने अभी तक सोशल मीडिया की नज़र से अपने आप को देखना शुरू नहीं किया है, अभी भी नहीं किया है. तो मैं ये लोगों से कहूँगी कि जो लोग फॉलोअर्स देकर कास्ट कर रहे हैं तो फिर उनके शोज भी उतने ही शॉर्ट लिव्ड हैं. क्योंकि आप, आई हैव नथिंग अगेंस्ट इन्फ्लुएंसर्स, देयर आर लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स हु आर फैब्युलस, जिनकी बुद्धि है, जो टैलेंटेड है, लेकिन क्या वो एक्टर है? एक्टिंग इज अ field, it is a field which is lot of heart, lot of passion, lot of understanding and lot of different kind of talent. तो हम ये ट्रेनिंग लेकर आए हैं, वी आर ट्रेन्ड एक्टर्स. और जो इतने साल तक काम कर चुके हैं, 5 साल 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल काम कर चुके हैं, वो एक एक्सपीरियंस है ना. आप सोचते हो कि इतना ईजी है एक्टिंग करना. एक्टिंग करना इतना इजी नहीं है, और अच्छी एक्टिंग करना तो बिल्कुल भी इजी नहीं है. तो आप लीजिए इन्फ्लुएंसर्स को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अब आप हमारे लिए तो एक और क्या बोलते हैं चैलेंजेस आते जा रहे हैं. नाउ तो AI भी आ गया है. लोग कह रहे हैं कि दे आर गोइंग टू रिप्लेस एक्टर्स, है ना. एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव इट. आई डोंट वांट टू बिलीव इट. आई होप दैट डे डज नॉट कम, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी ब्रिंग ह्यूमैनिटी. कला जो है ना, आर्ट, फाइन आर्ट्स, जैसे मैंने कहा, वी आर मिरर टू द सोसाइटी. वी ब्रिंग ह्यूमैनिटी, वी ब्रिंग द टच. इफ यू आर लूजिंग ऑल टच, वील ऑल बिकम मशीन्स. वील ऑल बिकम मशीन्स एंड वी विल नॉट सर्वाइव. रोबोट्स, वो जो हम फिल्मों में देखते थे ना कि वो क्या बोलते, फ्यूचरिस्टिक फिल्मों में जहाँ पर रोबोट्स हैव टेकन ओवर आवर लाइव्स, दैट इज गोइंग टू हैपन. सो इफ यू वांट टू सर्वाइव, देन प्लीज जिसका काम उसी को साजे. Agree. There are a lot of young people who are aspiring to be in the field of acting, who fall trap to all of these things, like superficial things like numbers and stuff. उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैंने कहा, मैं हर किसी को यही कहती हूँ कि बार बार मैं बात शायद 6 सवालों में मैंने 4 सवालों में ट्रेंड एक्टर बोल दिया. तो क्योंकि मैं जेन्युइनली ये दिल से बिलीव करती हूँ. आज आपको पता है, आप हंसोगे कि आज मैं ओला में आ रही थी और मैं लाइंस कर रही थी, बिकॉज आई हैड टू गो एन ऑडिशन. मुझे मॉक शूट करना था, तो मैं उसकी लाइंस कर रही थी, और वो इट वाज अ रीजन बेस्ड सीन था. तो मैंने ड्राइवर साहब से पूछा, मैंने कहा ड्राइवर साहब आप कौन से रीजन से हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं तो यूपी से हूँ. मैंने कहा अच्छा नहीं, वो तो मैंने किया था किरदार, तो मैं वो लहजा मुझे आता है. तो कहता है आप कौन सा करें? मैंने कहा मैं तो MP वाला कर रही हूँ. तो कहते हैं आप बता दीजिए, अगर यूपी वाला चाहिए हो तो मैं पढ़ के बता दूंगा. मैंने कहा नहीं यूपी वाला नहीं करना, मुझे MP वाला करना है. अच्छा कोई बात नहीं, आप एक्टर हैं? मैंने कहा हाँ जी मैं एक्टर हूँ. अच्छा हमें कोई रोल वोल मिलेगा? तो मैंने बोला जी. तो मैं
मैं यहाँ मॉक शूट की तैयारी कर रही हूँ 28 साल इंडस्ट्री में रहने के बाद, स्टिल पीपल आर कॉलिंग मी फॉर मॉक शूट एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट, एंड इसे हमें कोई रोल मिलेगा? मैंने कहा नहीं, थोड़ा प्रोसेस होता है आजकल, पहले तो डायरेक्टर वगैरह से मिलने से सीधा हो जाता था, लेकिन अभी वो मैं भी अपना पोलाइटली उसको समझा रही हूँ कि आजकल कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं और वो कैसे काम करते हैं मुझे नहीं पता, ऑडिशन देना पड़ता है, अरे हम कहाँ बोलेंगे लाइन, कोई छोटा मोटा हमें भी रोल दिला दीजिए। मैं कहा नहीं, उसके लिए भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती, क्योंकि मैं सडनली यू नो माई ऑल माई तो ये लोगों का दिमाग में है कि अगर दिल में है तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसी किसी के ऊपर पाबंदी नहीं है कि आप अपने सपनों को साकार ना करें। सपनों को देखना चाहिए, उसको सच बनाना चाहिए। अगर आप पैशनेट है एक्टर बनने के लिए तो प्लीज़ आइए, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आपको बहुत धक्के सहने पड़ेंगे अगर आपने अपना बैकग्राउंड वर्क नहीं किया। एक प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए भी आपको किसी के पास 4 दिन काम सीखने जाना पड़ता है। तो भाई एक्टिंग करने के लिए आपको ऐसा क्यों लगता है कि कैमरा के सामने आ गए तो आप धुरंधर काम कर जाओगे? नहीं, बहुत तकलीफ़ होती है और आपके को एक्टर्स जो है वो भी आपको बहुत तकलीफ़ दे जाते हैं। प्रोडक्शन हाउस आपको तकलीफ़ देता है, डायरेक्टर आपसे नाखुश रहते हैं, आप वक्त बर्बाद करते हैं कैमरा के सामने आकर जब आप ट्रेनिंग लेकर नहीं आते हैं। तो मैं यही करूँगी कि ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल आप उसमें ना पड़े। अगर एक्टर बनना चाहते हैं, कुछ थिएटर का काम करके आइए, ज़रूरी नहीं है कोई एक्टिंग क्लास ज्वाइन करिए, क्योंकि काफ़ी बार वो बहुत ज़्यादा फीस होती है उसकी, मे बी यू नॉट एबल टू अफोर्ड इट, तो कुछ थिएटर में काम कर लीजिए, आपको थोड़ी सी जानकारी मिलेगी कि कितना मेहनत का काम है। आपको दूर से लगता है कि हम गाड़ियों में घूमते हैं, मेकअप लगा के घूमते हैं, तो मतलब एयर कंडीशन उसमें रहते हैं, तो बहुत मेहनत का काम है, बहुत। और जब हम दिल में बहुत सारे सीन करते हैं ना, रोने धोने के, आपका पूरा अंतरात्मा हिल जाती है, क्योंकि आप वो इमोशंस को प्ले करते हैं। आप घर जाकर भी सही नहीं रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके हार्मोन सारे हिल गए होते हैं, क्योंकि आपने आपको जोर करके वो रिक्रिएट करने की कोशिश की होती है। तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट फील्ड, प्लीज़ अंडरस्टैंड। और दूसरी बात ये है कि इन कास्टिंग जो आपको ये कहे ना कि मुझे 20,000 रुपये दीजिए मैं आपकी कास्टिंग करा देता हूँ, आप 50,000 रुपये दीजिए तो मैं आपकी कास्टिंग करा, उनके चंगुल में तो बिल्कुल मत पड़िए। मेरे खुद कास्टिंग का डायरेक्टर फ्रेंड्स ने कहा है कि ऐसे कोई आपको लोग आकर कहते हैं और या आपको जानने को मिलता है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट दे आर नॉट कास्टिंग डायरेक्टर्स। गुड कास्टिंग डायरेक्टर्स नेवर आस्क यू फॉर मनी टू कास्ट यू, नहीं, वो आपका ऑडिशन लेंगे, मे बी उनके वहाँ पे एनरोल कराने की कुछ थोड़ी सी फीस होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता कि इतने रुपए दोगे तो आपकी कास्टिंग हो जाएगी। नहीं, वो बिल्कुल गलत है, ऐसे चंगुल में बिल्कुल मत फंसिए और मैं यहाँ ले जाऊँगा और वहाँ ले जाऊँगा, ये सब भी नहीं। प्लीज़ गर्ल्स बी वेरी बेवेयर, आप सावधान रहिए और समझिए कि सही जगह पर आपको ऑडिशन के लिए बुलाया जाएगा, आप उस कैरेक्टर में फिट आते हैं तो ही आपकी कास्टिंग होगी। करेक्ट। हमारा एक छोटा सा सेगमेंट है विथ फायर राउंड, जो जैसे रैपिड फायर। तुमने तो देख लिया, मैं तो कितना लंबा लंबा बोलती हूँ, एक वर्ड तो मैं कभी जिंदगी में बोल ही नहीं पाई, तो ऐसे लंबा एक लाइन का आंसर देना हो तो मैं दे सकती हूँ। व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग यू हैव एवर डन? ये देखो, आप सोचते हैं, ऐसे तो मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें की हैं लाइफ में, लेकिन आई थिंक मैं नेपाल गई थी और मैं वो जो 2 लोग बैठकर ऐसे ग्लाइडर जैसा है, आई थिंक आई रियली लाइक डूइंग दैट। आई फेल्ट वेरी मच इन कंट्रोल, जबकि कुछ भी कंट्रोल में मेरे नहीं था, बट आई वाज फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट इज द मोस्ट क्रेजीएस्ट थिंग यू हैव एवर डन? क्रेजीएस्ट थिंग एवर डन, मैं आई थिंक गोइंग, it's not crazy for a lot of people, but for a person like me it is that going alone in Nice, Paris to घूमने अकेले जाना, मुझे हर चीज़ से डर लगता है, लेकिन मैं चली गई and I was very happy. Are you an early bird or a night owl? I'm both, depending on my next day shoot. Which is your favorite season? Winter. Beaches or mountains? A combination of both. Cape Town. Lovely. Your favorite animal? Lion. Your favorite TV show? बनेगी अपनी बात. Lastly, what is the most difficult challenge that you have ever faced? I think playing Blanche Dubé in a play called Streetcar Named Desire. Right till date, that has been my most challenging role.
लवली. इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू. पता ही नहीं चला टाइम कहाँ निकल गया. वन लास्ट थिंग, एनी मैसेज टू द यूथ दैट इज वॉचिंग यू राइट नाउ? मैं आजकल के यूथ को यही कहूँगी कि ज़रा दुनिया को देखें, समझें, परखने की कोशिश करें. डोंट बी इन अ हरी टू मेक अ कमेंट एंड भेड़ चाल में ना चलें. जो भी ज़िंदगी में भेड़ चाल में चला है वो कहीं नहीं पहुंच पाया, बिकॉज़ आप अपने सपनों को दूसरों के हिसाब से देख रहे हैं, दूसरों की नज़र से देख रहे हैं. नहीं, अपने सपनों को अपनी नज़र से देखिए, उसको सच बनाने की कोशिश कीजिए. और सचमुच अगर आप किसी बारे में पैशनेट है तो उस सपने को छोड़े नहीं, चाहे कोई भी आपसे कुछ भी कहे. आप अपने सपनों को पकड़ के रखेंगे तो सपना आपका हाथ पकड़कर आपको अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचाएगा.